हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि है द दिल्ली सुल्तान्स। तो दिल्ली के जो राजा थे उन्हें नाम दे दिया गया है दिल्ली के सुल्तान। तो अब दिल्ली सुल्तान्स कैसे एमर्ज हुए वो हमें पढ़ना है, बट उसका पता होने से पहले हमें कुछ राजपूत डायनेस्टीज़ का पता होना ज़रूरी है। हमें ये पता होना ज़रूरी है कि दिल्ली सबसे पहले राजधानी कब बनी, पहले तो ये पता होना चाहिए, राइट। उससे पहले इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द राजपूत डायनेस्टीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तोमर डायनेस्टी के बारे में। तोमर डायनेस्टी के भी एक फेमस रूलर थे आनंद पाल, फर्स्टली बिकेम कैपिटल। सो इनके अंडर क्या होता है, इनका टाइम पीरियड भी यहाँ पे दिया है। इनके अंडर दिल्ली सबसे पहले कैपिटल बनी, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे चौहान्स के बारे में। चौहान्स में फेमस राजा कौन से थे? पृथ्वीराज चौहान। इनका एक सीरियल भी आता था, आपने काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा। इनका टाइम पीरियड है 1175 से 1192 तक। दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। पृथ्वीराज चौहान के टाइम में क्या होता है, दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनता है। तो हम इन दोनों डायनेस्टीज़ से क्या समझते हैं कि दोनों ही डायनेस्टीज़ ने दिल्ली को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प किया। पहले तोमर्स ने इसे सेंटर बनाया, कैपिटल बनाया अपनी, फिर चौहान्स ने इसका जो चौहान्स थे, पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने इसको एक कमर्शियल सेंटर बनाया, इसको और ग्रो कराया, इसको और डिवॉल्व किया। मैनी जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। अब इस टाइम पे क्या था, बहुत सारे जैन मर्चेंट्स सिटी में रहते थे, शहर में रहते थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मंदिर बनाए। कॉइन्स मिंटेड हेयर कॉल्ड डेलीवाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन। उस टाइम पे यहाँ पे कुछ कॉइन्स भी मिंट किए जाते थे, यानी बनाए जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? डेलीवाल कहा जाता था। ये जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है साथ में दी हुई, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि डेलीवाल क्या है। ठीक है, कोई डायनेस्टी है, कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शन है, क्या है, तो आप लिख सकते हो कि हाँ कॉइन्स है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब दिल्ली सल्तनत क्या है, जिसमें 4-5 डायनेस्टीज थी, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में आती है टोटल 5 डायनेस्टीज़। अब हर डायनेस्टी में कुछ फेमस रूलर्स हुआ करते हैं, उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम 5 डायनेस्टीज़ का एक बार नाम ही पढ़ लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, मूवी भी आई थी इनके ऊपर, देन तुगलक डायनेस्टी, एंड देन सैयद डायनेस्टी, देन लोधी डायनेस्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पांचों आपको डायनेस्टीज़ के नाम तो बिल्कुल टिप्स पे होने ही चाहिए, आपको याद करने पड़ेंगे। स्लेव डायनेस्टी के हम इनके सिर्फ रूलर्स का एक बार नाम पढ़ेंगे। नाम आपको क्विकली एक बार दिमाग में रखना है, क्योंकि नाम भी आपको आइडिया होना चाहिए। फिर धीरे धीरे से आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, आपको बिल्कुल सीक्वेंस में इनके नाम याद होने लग जाएंगे। बट अभी आप जस्ट एक आप कहते हैं ना कि जस्ट एक मेमोरी क्रिएट कर लीजिए कि कौन से डायनेस्टी में कौन सा रूलर था। ठीक है, सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी। इसमें थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एंड घियासुद्दीन बर्बन। रजिया आप सोच रहे होंगे कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, ये एक वुमेन एम्परर थी, और जो हमारा मिडिवल इंडिया है ना, उनकी पहली जो है वुमेन एम्परर थी। कोई ऐसी औरत जिसने रूल किया हो वो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, नेक्स्ट खलजी डायनेस्टी, फर्दर हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट आता है खलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, राइट। फिर है तुगलक डायनेस्टी, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ओके। सैयद डायनेस्टी, खिज़र खान, लोधी डायनेस्टी, बहलुल लोधी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स दिए हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा रूलर्स हैं जिन्होंने इनके अंडर रूल किया है। अब चलिए चलते हैं आगे। अब हमें पढ़ना है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली में कोई ऐसे रूलर्स थे, दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली के सुल्तान थे, हमें कैसे पता चलता है? अब कुछ तो सोर्स होना चाहिए ना, तो एक्चुअली में हमें सोर्सेज पढ़ने हैं। तो हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, कॉइन से पता चलता है, आर्किटेक्चर से पता चलता है। इसका मतलब है कि ये 3 चीज़ें तो हैं ही हैं जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। बट एक नई चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, वो है तारीख। तारीख आप समझ सकते हैं हिस्ट्रीज़ की कलेक्शन है जिसमें पूरा इतिहास लिखा होता है। तारीख आर हिस्ट्रीज विच आर वैल्यूबल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये भी इतिहास के आप इन्हें बुक समझ सकते हैं जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये पर्सियन में लिखी होती है। इसके जो ऑथर्स होते हैं वो काफ़ी लर्नड मैन होते हैं, यानी पढ़े लिखे लोग होते हैं। Its authors advised rulers to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. जो इन तारीख्स को लिखते थे ना, वो राजा को क्या एडवाइस करते थे कि हमें एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। सोशल ऑर्डर क्या होता है कि समाज, जैसे होता है ना समाज का एक लेवल, जैसे रिच क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वैसे एक हमें उस टाइम जो भी था उस टाइम के हिसाब से हमें एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ेगा जो बेस होगा बर्थ राइट पे और जेंडर डिस्टिंक्शंस पे। आई डोंट थिंक आपको समझाने की ज़रूरत है ये दोनों क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। नाम से बिल्कुल ईजिली पता चल रहा है। बर्थ राइट मतलब जन्म से जो अधिकार आपके पास है। प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, अगर आप किसी रिच फैमिली में पैदा हुए हो
तो वो जो आपको अधिकार मिलेंगे वो रिच फैमिली जैसे मिलेंगे। जैसे अगर आप रिच फैमिली के इकलौते जो हैं बेटे हो तो आपको वैसे आपका लाइफस्टाइल वैसा होगा, आपका खाना पीना रहना सब वैसा होगा, ठीक है। बर्थ राइट जो आपको जन्म से मिल जाते हैं, अगर आप जन्म से गरीब हो फिर आपको वैसे रहना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो बर्थ राइट मतलब बर्थ के हिसाब से जो आपको मिला है, प्लस जेंडर डिस्टिंक्शन, जेंडर मतलब लिंग के हिसाब से, यानी लड़का लड़की में भेदभाव। तो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वो होते हैं जेंडर डिस्टिंक्शंस, और मैन को हमेशा सुपीरियर समझा जाता है पास्ट से ही, हमारी हिस्ट्री से ही। तो ऑथर्स कहते थे कि बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस के अकॉर्डिंगली हमें सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है। ऐसा नहीं वुमेन को बहुत सुपीरियर होने देना है, नहीं, मैन ही सुपीरियर हैं। और प्रिविलेजेस जो है वो बर्थ के हिसाब से मिलेंगे। राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन क्या आपने आज की टाइम पे सुना है कि पीएम का बेटा पीएम बनेगा, या सीएम का बेटा सीएम बनेगा, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बनेगा? नहीं, उसके लिए इलेक्शंस होते हैं। अगर आप कैपेबल हो तो बन भी सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते हो, है ना। तो ये थी हमारी दिल्ली सुल्तान के टाइम का हमें हिस्ट्री का कैसे पता चलता है, इंस्क्रिप्शंस एंड ऑल वो सब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सो दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन कैसे हुआ, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम इन्होंने बहुत सारा एरिया कवर कर लिया, टाइम तो इनको लगा ही होगा एरिया कवर करने में, है ना। तो वो पूरी हिस्ट्री अब हमें पढ़नी है। सो इन द 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स। इसका मतलब है कि जब दिल्ली सुल्तान्स जो हैं वो पावर में आए थे, जैसे कि फर्स्ट डायनेस्टी हमने पढ़ा स्लेव डायनेस्टी थी, तो उस टाइम पे दिल्ली सुल्तान का कंट्रोल किस चीज़ पे होता था? जो फोर्टिफाइड टाउन्स होते हैं, फोर्टिफाइड टाउन्स कौन से होते हैं? कोई ऐसा शहर जिसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी दीवार खड़ी की हुई है, फोर्टिफिकेशन की है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन होता है बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करना ताकि दुश्मनों से बचाया जा सके। तो फोर्टिफाइड टाउन्स जो होते हैं जहाँ पे ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स, जहाँ पे सोल्जर्स भी रहते हैं, आर्मीज भी होती हैं, है ना, उन पे कंट्रोल हुआ करता था सिर्फ दिल्ली सुल्तान्स का, ठीक है, और कहीं कंट्रोल नहीं था। अब गैरिसन मतलब गैरिसन जो एक वर्ड है इसका मीनिंग यहाँ पे बताया कि गैरिसन टाउन्स क्या होता है, एक्चुअल में उसका मीनिंग है ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। फोर्टिफाइड सेटलमेंट मैंने आपको बताया क्या होती है, और वहाँ पे सोल्जर्स भी होते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल हुआ करता था दिल्ली सुल्तान का, जो भी दिल्ली सल्तनत थी यहाँ के राजाओं का, रूलर्स का। नाउ अब होता क्या है, कंट्रोल जो है इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब अगर इन्हें दूर दूर, अब आपको पता है इंडियन मैप पे दिल्ली कहाँ पे है, वहाँ से अगर आपको बंगाल पे रूल करना है आप कैसे करोगे, कितना दूर है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालोगे, वहाँ के लोगों की कोई प्रॉब्लम्स है वो आपको कैसे बताएंगे, पॉसिबल चीज़ नहीं है। सिंध है, दिल्ली से कितना दूर है, वहाँ पे आप रूल कैसे करोगे? तो जो दूर दराज के एरियाज़ थे वहाँ पे रूल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, प्लस और भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, जैसे अगर कोई वॉर हो गई या मौसम ख़राब हो गया तो कम्युनिकेशन ब्रेक है, जो कम्युनिकेशन था वो टूट सकता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उनको कंट्रोल करने में, जो दूर दराज के एरियाज थे उनको कंट्रोल करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती थी। एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम थी मंगोल इन्वेजन्स। मंगोल इन्वेजन्स मतलब जो मंगोल थे, मंगोल आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ, एक अलग से डायनेस्टी है, ट्राइब है मंगोल, जो इंडिया में बार बार अटैक करते रहते थे। तो इनके आक्रमण स्टार्ट हो गए, रूलर्स बेयरली सर्वाइव। रूलर्स जो है बहुत मुश्किल से इनके अटैक से बचते थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, इनकी आर्मी, इनके सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी कि एक तो इंटरनल प्रॉब्लम थी, दूर दराज के एरियाज को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। दूसरी एक्सटर्नल प्रॉब्लम थी कि बाहर से भी लोग अब आक्रमण करने लग गए, तो अब राजा बेचारा क्या क्या करेगा, ठीक है। तो इसी के लिए कंसोलिडेशन हुई। अब कंसोलिडेशन भी हुई, जैसे एक के बाद दूसरा राजा आता है, कई राजा वीक होते हैं, कई बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो स्ट्रांग जो थे वो थे घियासुद्दीन बलबन। इन्होंने क्या किया, कंसोलिडेट किया पूरा का पूरा जो डायनेस्टी थी उसको, पूरे के पूरे एरिया को कंसोलिडेट किया। कैसे? उन्होंने दो कैंपेन्स चलाए, टू सेट ऑफ कैंपेन्स, दो यानी आप कह सकते हैं अभियान चलाए। पहला था अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर और दूसरा था अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर। अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर मतलब जो इंटरनल लेवल पे प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी इन्होंने सॉल्व कर दी, एंड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर मतलब जो एक्सटर्नल लेवल पे प्रॉब्लम्स थी उनको भी फेस किया, ठीक है। इनके साथ भी युद्ध किए, इनको हराया होगा, इनको भगाया होगा। जो मंगोल थे इंटरनल लेवल पे क्या था कि इनके पास ज़्यादा जंगल होते थे, उन सारे जंगलों को काटा, वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, लोगों को एनकरेज किया कि आप एग्रीकल्चर कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए। तो इस तरह से इन्होंने ये जो दूर दराज वाली प्रॉब्लम थी इसको भी सॉल्व किया, जो बाहरी क्षेत्र से आक्रमण होते थे उसे भी सॉल्व किया, राइट। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि कंसोलिडेशन किसके टाइम पे हुआ। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंड किसके टाइम पे हुआ।
हुआ अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। ये भी हमने 2 रूलर्स पढ़े हैं। आप बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो को लेके जाइए, वहाँ पे आपको एक टेबल मिलेगा, टेबल में आपको इन रूलर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। अब इन रूलर्स के बारे में बताया है दैट दे बिल्ड सेवरल मॉस्क इन सिटीज़ ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मस्जिदें बनाई हैं पूरे के पूरे एरिया में, बहुत सारी सिटीज़ जो रही कॉन्टिनेंट में वहाँ पे। दे क्लेम टू बी द प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम। वो मानते थे कि जो इस्लाम है, इस्लाम धर्म है, जो ये मुसलमान हैं, इनके प्रोटेक्टर हैं हम। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मस्जिदें भी बनवाई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आगे आप देख रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड आई होप मैंने आपको जो भी समझा आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छे से पता है आपको क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट मैं जैसे ही कोई भी एनसीईआरटी की वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम नोटिफिकेशन पहुंच जाए, राइट। सो दैट्स इट गाइज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।